हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आज फिर से मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, जिसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं यूके ट्रिपल एससी में पूछे गए, ठीक हो गया। वो क्या होते हैं कि हर बार कोई ना कोई प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकतर जिनके चांसेज हैं रिपीट होने के, उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी की परिषद का अध्यक्ष होता है। तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक हो गया। यानी कि केंद्रीय जो वित्त मंत्री होता है वह कौन होता है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक हो गया। इसमें थोड़ा कम दिख रहा होगा, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। चलो, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है अनैमुड़ी की चोटी, ठीक हो गया। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कभी कभी पूछ देता है कि जो अनैमुड़ी की चोटी है वह किस घाट में है, यानी कि पूर्वी घाट में है कि पश्चिमी घाट में है। तो यह किस में है, पश्चिमी घाट में है। और किस राज्य में है पूछता है, तो यह है केरल में। उसके बाद है उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है। तो जो उत्तराखंड राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है नंदा देवी, ठीक हो गया। और कभी कभी इसकी हाइट पूछ देता है। अब इसके लिए याद करने का तरीका क्या है, इसकी हाइट जो है 7,8,1,7, ठीक हो गया। यानी कि 7,817 मीटर इसकी हाइट है, ठीक हो गया। तो जैसे अगर याद करने के लिए क्या हो जाएगा, 7,8 कैसे हैं, 1,7 हैं, ठीक हो गया। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 7,8,1,7 इसकी हाइट है किसकी, नंदा देवी की। उसके बाद है उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो अब इसमें दिए गए हैं पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। तो इनमें से जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है वह है उत्तरकाशी का, ठीक हो गया। अगर इसमें आता कि अगर इसमें चमोली भी आ जाता, ठीक हो गया, तो चमोली अगर आता तो चमोली क्या होता, फिर सबसे अधिक होता, ठीक हो गया। तो इसमें चमोली नहीं है, तो कौन सा है, उत्तरकाशी हो जाएगा। उसके बाद है अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। तो जो अलकनंदा की सहायक नदी है कर्णप्रयाग में जो मिलती है वह मिलती है पिंडर नदी। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट, ठीक हो गया। यहाँ पर भ न होकर के थ होगा। थ्रस्ट HFT स्थित है, ठीक हो गया। तो जो HFT होता है यानी कि हिमालयन फ्रंटियन जो थ्रस्ट है वह है गंगा का मैदान और शिवालिक जो पहाड़ियां हैं उसके मध्य को कहते हैं HFT, ठीक हो गया। जैसे ये हिमालय यहाँ पे जैसे ख़त्म होते हैं उसके बाद कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है कौन सा, हिमालय, ये गंगा का मैदान आ जाता है, ठीक हो गया। ये शिवालिक हिमालय जैसे ही ख़त्म होता है वहाँ पर जो जहाँ से गंगा का मैदान लगता है तो इसको जो डिवाइड करता है इसको कहा जाता है HFT, यानी कि हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट, ठीक हो गया। और अन्य को भी देख लेते हैं इसमें कि किस किस को क्या क्या कहते हैं। अब इसके ऊपर पहले में दिया गया है कि निम्न हिमालय एवं उच्च हिमालय के मध्य, ठीक हो गया। जैसे ये निम्न हिमालय है और ये उच्च हिमालय है, तो इन दोनों के जो मध्य ये वाली जो सेंट्रल लाइन जो इसको अलग करती है वो उसको कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक हो गया। तो इसको कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो किस किस के मध्य है, निम्न हिमालय और उच्च हिमालय के मध्य। और जो शिवालिक हिमालय एवं निम्न हिमालय के मध्य जो बाउंड्री बनाता है वह बनाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल, ठीक हो गया। जो जैसे यहाँ पर है शिवालिक हिमालय और यहाँ पर है निम्न हिमालय, तो इनके बीच में जो लाइन बनाती है, जो बाउंड्री बनाती है उसको कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल, ठीक हो गया। और जो उच्च हिमालय एवं ट्रांस हिमालय के मध्य जो बाउंड्री बनाती है, जो लाइन है, उसको कहा जाता है सचर जोन, ठीक हो गया। तो इस वाले को कहा जाता है उच्च हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य जो बाउंड्री बनाती है उसको कहा जाता है सचर जोन। गंगा के मैदान एवं शिवालिक के मध्य जो बाउंड्री बनाता है उसको कहा जाता है
FT और निम्न हिमालय एवं उच्च हिमालय के मध्य जो बाउंड्री बनाता है उसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और शिवालिक हिमालय एवं निम्न हिमालय के मध्य जो बाउंड्री बनाता है उसको कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल। ठीक हो गया, तो ये आप समझ गए होंगे, पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। ठीक हो गया, तो जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर निम्नलिखित जिले दिए गए हैं, उनमें से जनसंख्या के आधार पर इसमें हमने कैसे लिखने हैं, इनको आरोही क्रम में लिखने हैं, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो अब देखते हैं सबसे कम इनमें से किसकी हो जाएगी, रुद्रप्रयाग। तो पहले नंबर में कौन सा आ जाएगा, रुद्रप्रयाग आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर में आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, चंपावत आ जाएगा। जो तीसरे नंबर में आ जाएगा वो आ जाएगा बागेश्वर आ जाएगा, और जो पहले नंबर में आ जाएगा वो आ जाएगा उत्तर काशी आ जाएगा। यानी कि जो पहला दूसरा तीसरा और जो चौथे नंबर में आएगा वो आ जाएगा कौन सा, उत्तर काशी। तो देखते हैं कि पहले में कौन आ रहा है, तीसरे नंबर में, तीसरे में इन दोनों में है। अब इन दोनों में देखते हैं, तीसरे में रुद्रप्रयाग ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर में चंपावत यानी कि चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक हो गया, यानी कि जनसंख्या के आधार पर जो बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम किसकी थी, रुद्रप्रयाग की थी, फिर चंपावत की थी, फिर बागेश्वर की थी, फिर उसके बाद उत्तरकाशी। उसके बाद है 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। तो जो 2001 से लेके 2011 के मध्य जो जनसंख्या की वृद्धि दर उत्तराखंड में रही थी वह रही थी 19.17%। ठीक हो गया, तो ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19.17% जो उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही है 2001 से 2011 तक। उसके बाद है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिले हैं। तो सबसे अधिक जो नगर हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये प्रश्न पिछले किसी एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक हो गया, तो जनसंख्या से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ कुछ प्रश्न क्या होते हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे अधिक जो नगरीकृत जिला है वह है देहरादून, सबसे अधिक नगरीकृत जिला है। ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कभी कभी पूछ देता है कि उत्तराखंड का सबसे कम नगरीकृत वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जो है वह है बागेश्वर। ठीक हो गया, बागेश्वर क्या है, सबसे कम है। और सबसे अधिक जो है वह कौन सा है, वह है देहरादून। देहरादून में कितने प्रतिशत है, 55.52% क्या है, देहरादून में नगरीकृत जिला है। और सबसे कम कहाँ है, बागेश्वर में है। और बागेश्वर में कितना है, 3.49% क्या है यहाँ पर नगरीकृत जिला है। सबसे कम बागेश्वर है और सबसे अधिक कौन सा है, देहरादून है। उसके बाद है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो जो माता टीला बहुउद्देशीय जो परियोजना है वह है आपकी बेतवा नदी पर। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है किस नदी के मुहाने पर एलियावेट द्वीप स्थित है। तो यह जो एलियावेट द्वीप है वह स्थित है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी पर कौन सा द्वीप है, एलियावेट द्वीप नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या है, यानी कि 1000 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं हैं। ठीक हो गया, तो जनगणना 2011 के अनुसार तो 1000 पुरुषों पर जो यहाँ पर महिलाएं हैं वह हैं 940। ठीक हो गया, तो ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 ही है। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताएं। तो भारत रत्न से जो एकमात्र विभूति जिसे सम्मानित किया गया है वह किया गया है गोविंद वल्लभ को। और इनको कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 1957 में इनको क्या किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक हो गया, 1957 में। उसके बाद है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय
किस वर्ष हुआ था? तो 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ था? टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। तो 1949 क्या दिया गया है, इसमें सन दिया गया है। अगर डेट भी पूछता तो कितना होगा? 1 अगस्त को। उसके बाद है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह प्रश्न अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है और इस प्रश्न के रिपीट होने के चांसेस भी रहते हैं। तो जो काली नदी है वह क्या है? उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक हो गया, सबसे लंबी पूछ रहा है। और दूसरी चीज जो इसकी लंबाई है वह है आपकी 252 किलोमीटर। 252 किलोमीटर क्या होती है? यह उत्तराखंड में बहती है। और दूसरी अगर सबसे लंबी नदी पूछता है तो दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी भागीरथी। यह कितना बहती है? यह बहती है 205 किलोमीटर। ठीक हो गया। सबसे लंबी अगर पूछता है तो काली हो जाएगी और दूसरी सबसे लंबी पूछेगा तो भागीरथी हो जाएगी। उसके बाद है रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत धरोहर घोषित किया गया था? यानी कि विश्व विरासत घोषित किया गया था, वह किया गया था 2009 में। ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है गणिका नाटक के लेखक कौन थे? तो गणिका जो नाटक है उसके लेखक जो हैं वह हैं मौला राम। ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध हैं। ठीक हो गया। तो जो अवतार सिंह पवार हैं वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह एक प्रकार के क्या थे? मूर्तिकार थे। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है नरेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? ठीक हो गया। अब यह प्रश्न पूछा गया है उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलनकारी थे उनसे संबंधित, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो नरेंद्र सकलानी थे वह शहीद हुए थे 11 जनवरी 1948 को। तो ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर आप इनको एक एक बार देखते भी हैं तो क्या हो जाएगा कि पेपर में अगर आपके इनमें से कोई प्रश्न आते भी है तो दिमाग में क्या कर जाएंगे? वो क्लिक कर जाएंगे। उसके बाद है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था? तो जीवित प्राणी का दर्जा जो दिया था वह दिया था गंगा नदी को। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो जो तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं यहाँ से वह हुए हैं कुणिंद राजाओं के। तो ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो अभी भी पहले प्रश्न आया था उसमें चमोली का नाम नहीं दिया गया था। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब क्या है? चमोली दिया गया है। तो सबसे बड़ा जो जिला है उत्तराखंड का वह है चमोली, यानी कि भौगोलिक जो क्षेत्रफल सबसे अधिक जिसका है वह है चमोली का। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? तो जो पुरस्कृत फिल्म जिसे पुरस्कार मिला है यहाँ पर वह जो देवभूमि फिल्म है उसका जो निर्देशन किया था वह किया था गौरान पैसकेलीविच ने। ठीक हो गया। तो ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या है, यानी कि ब्लॉकों की संख्या है। तो उत्तराखंड में जो ब्लॉकों की संख्या है वह है कितनी? वह है 95। ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर इसमें पूछता है कि कितने यहाँ पर तहसील हैं, ठीक हो गया, तहसीलों की संख्या कितनी है पूछता, तो तहसीलों की संख्या है 110 यहाँ पर तहसील हैं। ठीक हो गया। और अगर इसी में पूछता है कि सबसे अधिक ब्लॉक किस जिले में है, तो सबसे अधिक जो ब्लॉक हैं उत्तराखंड में वह हैं पौड़ी गढ़वाल में। ठीक हो गया। पौड़ी गढ़वाल में कितने ब्लॉक हैं? 15 ब्लॉक हैं। और अगर सबसे बड़ा जिला जहां पर सबसे अधिक तहसील हैं अगर पूछता तो वह कहाँ हो जाता? पिथौरागढ़ हो जाता। पिथौरागढ़ में जो तहसील हैं वह कितने हैं? 13 तहसील हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुए के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो जो हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए जो प्रसिद्ध विहार है वह है गोविंद वन्यजीव विहार। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष
की गई थी, यानी कि किस वर्ष हुई थी। तो जो हेली नेशनल पार्क है उसी का नाम बदल कर बाद में क्या रखा गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ठीक हो गया। तो इसकी जो स्थापना होती है वह होती है 1936 में। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं। तो जो मानव कंकाल पाए गए हैं वह पाए गए हैं रूपकुंड ताल में। ठीक हो गया। रूपकुंड में ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब पूछता है कि कभी कभी क्या होता है कि तालों के नाम दे देता है और पूछ देता है कि यह किस जिले में है। ठीक हो गया, या इनकी कहाँ पर है। तो जो रूपकुंड ताल है वह है चमोली में। ठीक हो गया। रूपकुंड ताल कहाँ पर है, यह है चमोली में। और जो डोडी ताल है यह है उत्तरकाशी में। ठीक हो गया। और यह दाऊद मछली हेतु क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद है हेमकुंड साहिब, यानी कि हेमकुंड ताल जो है वह है आपके, यह भी चमोली में ही है। ठीक हो गया। और नौकुचिया ताल जो है वह है नैनीताल में। ठीक हो गया। जो ये तीन है यह गढ़वाल मंडल के हैं और जो ये एक है यह कुमाऊं मंडल का है। उसके बाद है उत्तराखंड में बनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है। तो जो बनराजी जनजाति है वह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में निवास करती है। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है रामायण किस वर्ष नई दिल्ली की गणतंत्र दिवस जो परेड हुई थी उस परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही थी। ठीक हो गया। तो जो रामायण उत्सव है वह रहा था, जो झांकी का हिस्सा जो रहे थे वह रहा था 2016 में। ठीक हो गया। और पूछ देगा कि इस बार क्या रहा, तो इस बार मानस खंड की झांकी को दिखाया गया था। कहाँ पर, उत्तराखंड के मानस खंड की झांकी को दिखाया गया था दिल्ली परेड में, इनकी गणतंत्र दिवस परेड में। और जो क्या हुआ था, पहले स्थान पर आया था इस बार। उसके बाद है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे वह रहे हैं न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो स्थित है यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कभी कभी पूछ देता है, तो 1965 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तरकाशी में होती है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे। तो पुरुषार्थ के जो संपादक थे वह थे गिरिजादत्त नैथानी। ठीक हो गया। तो जो जब गढ़वाल समाचार पत्र बंद हुआ था उसके बाद 1917 में इन्होंने क्या किया था, पुरुषार्थ नामक क्या किया था, मासिक समाचार पत्र का संपादन किया था। ठीक हो गया, 1917 में। उसके बाद है उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताएं जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर जो स्थित है वह है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है गढ़वाल के उस शासक का नाम बताएं जो आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है। तो गढ़वाल का वह शासक था जिसे आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता था, वह शासक था अजयपाल। अजयपाल को क्या जाना जाता है, आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा था। तो देहरादून को रेल मार्ग से जोड़ा गया था 1900 ईस्वी में। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम होता है। ठीक हो गया। यानी कि जो खतलिंग ग्लेशियर है यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है। तो खतलिंग ग्लेशियर से भिलांगना नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और जो पिंडर नदी का जो उद्गम होता है वह पिंडारी ग्लेशियर से होता है। और जो नंदाकिनी का उद्गम होता है वह नंद घुंघटी से होता है। और मंदाकिनी का जो उद्गम होता है केदारनाथ के पास जोरावाड़ी ताल से इसका उद्गम होता है। उसके बाद है उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे। तो उत्तराखंड से खड़ी बोली के जो पहले कवि थे वह थे लोकरत्न पंत, यानी कि गुमानी पंत के नाम से भी जिन्हें जाना जाता था। तो ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं। ठीक हो गया। तो जो शिव प्रसाद डबराल हैं वह क्या है, एक इतिहासकार हैं जिनका यानी कि उत्तराखंड के इतिहास में अहम भूमिका रही है। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है उत्तराखंड में दूसरे सबसे ऊंची चोटी
कौन सी है, यानी कि दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड में वह कौन सी है, वह है कामेट। ठीक हो गया। और पहले नंबर की मैंने आपको बताया था, पहले नंबर की जो है वह कौन सी है, वह है नंदा देवी, और दूसरे नंबर की जो है वह है कामेट। अब क्या है, ये कभी कभी इसकी हाइट भी पूछ देता है, यानी कि इनमें से किसकी हाइट कितनी है। तो हम देखते हैं जो कामेट है, कामेट की जो हाइट है वह है 7756। ठीक होगा, 7756 इसकी हाइट है। यानी कि इसको याद करने का तरीका क्या है, 7 7, यानी कि 7 7 कौन है, 5 और 6 हैं। ठीक हो गया। ऐसी मैंने नंदा देवी की बताई थी, 7 8 क्या थे, एक साथ थे। ठीक हो गया, तो उसकी हाइट याद कर ली हमने। अब कामेट की हाइट ऐसी याद कर देंगे, 7 कौन है, 5 और 6 हैं, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 7756 मीटर इसकी हाइट की। यह उत्तराखंड की क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और जो त्रिशूल की जो हाइट है वह है, त्रिशूल पर्वत की हाइट है 7120 इसकी हाइट है, यानी कि 7120 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। और जो चौखंबा पर्वत है इसकी हाइट है 7138, यानी कि 7138 इसकी हाइट है। और पंचाचूली की जो हाइट है वह है 6904 इसकी हाइट है। तो कभी कभी इनमें से क्या होता है कि इनकी हाइट भी पूछ लेता है। दूसरे सबसे बड़ा अगर पर्वत पूछता है तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, कामेट हो जाएगा। और इसी में पूछ देगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, नंदा देवी हो जाएगा। और कभी कभी पूछ देता है कि नंदा देवी पूर्व की हाइट कितनी है, तो नंदा देवी जो पूर्व में है उसकी हाइट जो है 7434 है। ठीक हो गया, 7434 इसकी हाइट है, किसकी, नंदा देवी पूर्व की। यह उत्तराखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक हो गया। उसके बाद माणा आता है, 72 इसकी हाइट है, यह चौथी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। उसके बाद है उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है। अब सबसे लंबा हिमनद पूछ रहा है, तो सबसे लंबा हिमनद अगर उत्तराखंड का पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर प्रॉपर पूछ देगा कि कुमाऊं का कौन सा है, तो कुमाऊं का प्रॉपर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, मीलम ग्लेशियर हो जाएगा। और अगर पूछ देगा कि उत्तराखंड का कौन सा है, तो उत्तराखंड में कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड का हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक हो गया। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम है। तो इसका बढ़ता हुआ जो क्रम होता है वह होता है, पहले कार्बन आता है, फिर क्रोमियम आता है, फिर आयरन आता है। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हंसने वाली गैस है, हंसने वाली गैस कौन सी होती है, तो हंसने वाली गैस जो होती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक हो गया, तो ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, हंसने वाली गैस होती है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। तो आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था अकबर को। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है धर्मट का युद्ध। ठीक हो गया, धर्मट का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। जो धर्मट का युद्ध था यह था उत्तराधिकार का युद्ध। यह औरंगजेब और जो दारा था उसके मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। तो यह युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है एकमात्र यहूदी वाइसरॉय कौन था। तो एकमात्र जो यहूदी वाइसरॉय था वह था लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद है कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था। तो तमिल भाषा में जो प्रकाशित होता था वह था स्वदेश मित्रम। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वदेश मित्रम। उसके बाद है एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कंप्यूटर का सवाल है। उसके बाद हाफ बाइट कहलाती है। तो हाफ बाइट कहलाती है एक निबल। तो हाफ बाइट को कहते हैं निबल। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो वयस्क मताधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है ऑप्शन घ 326 अनुच्छेद जो है वह क्या है, वयस्क मताधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद
322 जो है वह आता है लोक सेवा आयोग के खर्चों के बारे में इसमें बताया गया है, और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विशेष मत उसको देने का अधिकार नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति के लिए एक ही मत होगा। फिर उसके बाद है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है। यानी कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का नियम है, जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर उसको जबरन बंदी बना दिया जाता है, उसको 24 घंटे के अंदर क्या होता है, किसी भी न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। तो ठीक है, तो जो अवैध रूप से निरोध किया जाता है वह मामले किसमें आते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। तो यह रखे गए हैं कितने, 29 विषय, और जो नगर पालिका के लिए रखे गए हैं वह कितने रखे गए हैं, 18 विषय रखे गए हैं। उसके बाद है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। और राज्य लोक सेवा आयोग कह रहा है तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वह करता है राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है। तो यह करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह अनुच्छेद अगर पूछता है तो अनुच्छेद कौन सा है इसमें, 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो ये जो प्रश्न थे वह रिपीट होने के, इन प्रश्नों के चांसेस पेपरों में अधिकतर रहते हैं, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।